क्या ले रहे वीडियो फोटो जरूर लिया क्या करेंगे। अच्छा बड़े हर्ष का विषय है कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत और कम आ रही है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्ण उपलब्ध और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद, इसके साथ साथ हमारे अध्यापक परिवार के सदस्य प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी आए हुए हैं। आवाज उनका अपनी ओर से और अपने महाविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि मां सरस्वती के मूर्ति पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम शुभारंभ करने के लिए प्रोफेसर दिनेश शर्मा। पूछे सर अब दीप प्रज्वलन किया जा रहा है जो माननीय प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। प्राचार्य प्रोफेसर संजय मिश्र जी से अनुरोध करूंगा कि प्रोफेसर दिनेश शर्मा साहब का औपचारिक स्वागत पुष्पगुच्छ देकर के करने की कृपा करें। मित्रों, हम सभी उच्च शिक्षा के प्रख्यात धन्यवाद सर। मंचा सिंह हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, हमारे प्राचार्य महोदय श्री प्रोफेसर संजय मिश्रा जी और सभागार में उपस्थित सभी शिक्षकगण और छात्रों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि कोविड के बाद बदलती हुई परिस्थितियों के अंतर्गत जब ये महसूस किया गया कि
बच्चों को किस प्रकार से ऑनलाइन शिक्षा को कम्युनिकेट किया जा सकता है या कैसे बहुत ही बेहतर तरीके से उनको ई कंटेंट उपलब्ध कराया जा सकता है जिससे कि उनकी पढ़ाई बाधित न हो। तो इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमारी वर्तमान सरकार द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया 2021 में इस योजना का प्रादुर्भाव हुआ और उस समय उसको डिजी शक्ति के नाम से जो है लॉन्च किया गया था। धीरे धीरे जैसे जैसे ये योजना आगे बढ़ती रही इसका नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना कर दिया गया और इस लक्ष्य को ध्यान में रखा गया कि फाइनल ईयर के सभी स्टूडेंट को रिपीटेडली कंटिन्यूअसली इसका लाभ प्रदान किया जाएगा। तो उसी क्रम में सर्वप्रथम हम लोगों ने इकाना स्टेडियम में 25 दिसंबर 2021 को पहला हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया था। माननीय दिनेश शर्मा जी की नॉलेज में डालना चाहूँगा, वहाँ पे 1138 डिवाइस हम लोगों को जो है छात्रों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, विद्यार्थियों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मिली थी, जो सक्सेसफुली जो है हम लोगों ने कई चरणों में आगे जो है उसको कंप्लीट किया। उसके बाद 3 महीने 4 महीने पहले से ही हम लोग जो है लगे हुए थे कि इसको अपने जो हमारे बच्चे पास आउट होने जा रहे हैं उनको भी उसका लाभ दिया जाए। तो उसमें हमको सफलता प्राप्त हुई और अभी 19 तारीख को ही हमको कंसाइनमेंट प्राप्त हुआ और शासन का जो आदेश आया था कि 25 अक्टूबर को उसको वितरित कर दिया जाए छात्रों में, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज इसका वितरण कार्यक्रम रखा था। और विश्वविद्यालय के उत्कृष्ट शिक्षक और शोधकर्ता ही नहीं रहे, बल्कि उन्होंने इस तरह का माहौल बनाने में, वातावरण बनाने में सक्रिय भूमिका अदा की और खास करके महाविद्यालयों के परिवेश उन्होंने महाविद्यालयों को शोध सुपरविजन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सम्मानित प्रधानाचार्य जी, आदरणीय संजय मिश्रा जी, आदरणीय CL वाजपेयी जी, आदरणीय डॉक्टर टी.के. श्रीवास्तव जी, तो डॉक्टर का डर लगता है कि प्रोफेसर ना होंगे, प्रोफेसर रश्मि गुप्ता जी, डॉक्टर प्रोफेसर JP सिंह जी, प्रोफेसर जयशंकर जी, प्रोफेसर M.K. अवस्थी जी, संजीव शुक्ला जी, राम कुमार जी, बाकी बहुत सारे नाम जिनके लिए सब महान लोगों के लिए, जो नहीं लिए तो अति महान लोग हैं। आप सब के विद्यालय में आकर मुझे आत्मसंतोष हुआ। आत्मसंतोष मैंने इसलिए कहा कि तमाम कार्यों को करते करते मैं लगभग उत्तर प्रदेश के तमाम विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में गया, लेकिन अभी संचालन करता डॉक्टर संजीव जी ने, डॉक्टर ही प्रोफेसर है, प्रोफेसर है, तो प्रोफेसर संजीव शुक्ला जी ने एक बात आखिर में बोली कि प्रोफेसर का पदनाम, और पदनाम के साथ आधी बात बोली कि हमने शोध भी दिया है, डिग्री कॉलेजेस को शोध भी मिला है, पहले शोध नहीं था, और जो था भी तो बैकडोर वाला था। एक दो लोग जिनका अप्रोच होता तो करा लेते थे, जिनका नहीं होता तो नहीं करा पाते। उसको अधिकृत पदनाम भी और शोध का अधिकार भी महाविद्यालयों को दिया। लेकिन मैंने कहा कि इसमें आगे आत्मसंतोष इसलिए हुआ कि जब ये प्रोफेसर का पदनाम और शिक्षकों को शोध दिया जा रहा था, तो इस विद्यालय के 2 अध्यापकों की महती भूमिका थी उसमें। हालांकि उन्होंने ना इसको उचित नहीं समझा हुआ किसी कार्यक्रम में करें। माननीय राष्ट्रीय शैक्षिक समिति के संगठन मंत्री माननीय महंत जी हैं, उनके साथ में जयप्रकाश जी और जयशंकर जी दोनों आए थे, और ये सारा प्रोसीजर इन्हीं लोगों से मैंने बनवाया था। और कैसे दे सकते, क्योंकि इसका भारी विरोध था और भारी समर्थन भी था, लेकिन एक न्यायोचित मांग थी, ये कैसे हो, इसके लिए बड़े लंबे कैद चक्र की बैठकें हुई।
और उसमें आपके 2 विद्यालयों के लोग अलग अलग समितियों में मैंने इनको रखा था और आप लोगों ने बड़े मेहनत करके उसको तैयार कराया था और आखिर में लग भी रहा था कि शायद फिर अटक जाएगा, लेकिन वो ईश्वर के अनुकंपा से वो संपन्न हुआ, जिसमें अब तमाम लोग जो रीडर पे ही एसोसिएट प्रोफेसर पे रिटायर हो जाते थे, अब कम से कम जब रिटायर होंगे तो प्रोफेसर साहब के नाम से रिटायर होंगे। ये एक उपलब्धि के तौर पर आया था। और उसके बाद सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे कॉलेजेस में मेरा कार्यक्रम हुआ था, लेकिन जिस कार्य से शुरुआत हुई वहाँ पे लोगों ने मुझे किसी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया था। इसलिए प्राचार्य जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने इस कार्यक्रम के निमित्त देर से सही आपने बुलाया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। भारत में डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये तमाम प्रयोजन जो 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि भारत में लागू करेंगे। तो मैंने देखा एक कार्टून छपा था, उसमें प्रधानमंत्री जी कंप्यूटर लेकर और गांव में जा रहे और कंप्यूटर चल ही नहीं रहा। फिर पता लगा गृह मंत्री जी वहाँ पर मोबाइल लेकर गांव में खड़े हैं और मोबाइल में करंट ही नहीं आ रहा, वो ही नहीं आ रहा। तो वहाँ से तौर पर लोगों ने कार्टून भी बनाए। लेकिन 2014 से 2023 महज 9 साल गांव-गांव जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं गांव-गांव जो डिजिटल इंडिया का, यानी हम इंटरनेट कनेक्शन जो है वो गांव-गांव देंगे और टीवी डालना शुरू हुआ, तो लोगों ने कहा कि चला मुरारी हीरो बन गए। ये एक समाचार छपा था। और फिर ये था कि कौन सा सपना देखते हैं, और इस पे एडिटोरियल आया था, मोदी के मुंगेरी लाल वाले सपने, और यहाँ के बड़े समाचार पत्र ने उसको एडिटोरियल लिखा था कि जहाँ पर राजेश खन्ना, उन्होंने उसका पिक्चर में किसी का नाम दिया था और कहा था कि जिस गांवों में उत्तर प्रदेश के गलियां भी नहीं है, सड़क भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, पानी के लिए पनिहारी जाते हैं सर पर रख के और बाल्टियों में भर भर के वो सुबह से नहाने के लिए एक बाल्टी उसको से मिलता हो, जहाँ शौचालय के लिए महिलाओं को सड़क के किनारे सूरज देवता के डूबने का इंतजार करना पड़ता हो, वहाँ मोदी जी डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया ये बोलकर यहाँ के लोगों का अपमान कर रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री भी एक टेलीविजन में दिखाई थी जिसमें राजेश खन्ना साइकिल से जा रहे हैं और पूरा गांव उमड़ रहा है और वो गा रहे डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, और डाकिए की डाक के लिए महीनों सालों मनियारा आएगा, इसकी प्रतीक्षा के लिए लोग खड़े होते थे। अब क्या है, अब आप गांव में जाओ, सब्जी बेचने वाले को आप कहो भैया घर में पैसा भूल गए हैं, तो अपना मोबाइल आगे दे देगा कि चलो भैया पेटीएम से या किसी से आप तुरंत आप कर लो। आप मूंगफली वाले के पास जाओ, मूंगफली के पैसे नहीं लाया हूँ, तो आपसे वो अभी से डेबिट क्रेडिट हो, यानी 9 साल में चमत्कार हो जाएगा। मोबाइल, मैंने मोबाइल की तो महत्व तब जाना क्योंकि ये विभाग मेरे पास था। जो आज मोबाइल बन रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने इसका पुरस्कार भी दिया था उत्तर प्रदेश को, और मैं उसका IT मिनिस्टर था। जो कोरोना के समय सारी मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री छोड़कर चली गई थी, चीन को, कोरिया को सब छोड़ कर जा रही थी, तो उनको उन्होंने भारत बुला लिया था। ये सैमसंग, योको, ये तमाम तरीके के बहुत सारे नाम हैं, वीवो, तो इन लोग ये पहले जाते थे तो बंगलोर जाते थे, तमिलनाडु जाते थे, लेकिन योगी जी की एक जवाबदेही सरकार थी। हम लोगों ने तुरंत एक IT पॉलिसी बनाई, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, एक अलग अलग विभागों की अलग अलग स्टार्टअप पॉलिसी बनाई, और उन पॉलिसी के आधार पर हम लोगों ने इनवाइट किया, और ये मोबाइल बनाने वाली ज़्यादातर कंपनियां न केवल हमारे वहाँ आई, हमारे वहाँ गोडाउन बना के दिए उन्होंने, इधर आओ कल से काम शुरू कर दो। और सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट सारे लोगों की पॉलिसीज को उन्होंने चेक किया, और सबसे ज़्यादा छूट उत्तर प्रदेश में। और देखते देखते विदेशों को जो भागने वाली थी, जो
वियतनाम जाती, जो कोरिया जाती और कहीं और कंपनी आती, वो सब भारत आ गई। और भारत में आई नहीं, हमने इनको इक्विपमेंट बनाने के लिए भी दिया कि आप मोबाइल बनाओ, लेकिन मोबाइल का ऊपर का केस भी बनाओ, मोबाइल के अंदर के कॉइल भी बनाओ, मोबाइल के अंदर का सिम बनाने की फैक्ट्री भी यहाँ करो। उनकी फैक्ट्री नहीं लगती कि इक्विपमेंट भी यही बनेगा, मोबाइल असेंबली भी यही होगा, उसका केस भी यही बनेगा, उसका ऊपर का, यानी हर चीज का स्वदेशीकरण हुआ। और देखते देखते आज भारत में सबसे ज्यादा, भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बना है मोबाइल के क्षेत्र में। और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। 100 मोबाइल बन रहे हैं तो 70 मोबाइल और 70 टैबलेट या लैपटॉप केवल उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं और नोएडा में बन रहे हैं। तो ये मोदी जी का जो डिजिटल इंडिया का खाका था, उसका हमने दृश्य देखा। मुझे याद है, आपने सारे टीचर्स से मेरा सतत संपर्क था उस समय। घटना घटी कि कोरोना आ गया और कोरोना में लोग घरों को बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया था और वो भयावह दृश्य था। उस समय में टीचर्स को, खासतौर से आपके महाविद्यालय के, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के टीचर्स को भी बधाई दूंगा कि मैंने कहा कि हम लोग सेशन को जीरो नहीं करेंगे। कई डिग्री कॉलेजेस के टीचर्स ने कहा सर मैं आपके साथ हूँ। फिर ये आया कि लोग अखबार में लिखने लगे कि टीचर्स की और विद्यार्थी की जान फालतू की, और शिक्षा मंत्री ने पढ़ाई हो इसका निर्णय लेके लोगों की जान से खिलवाड़ किया। ऐसे समय मैंने ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बात करी तो लोग हम लोग को लेना देने लगे, साहब आपने एक भी तो ट्रेनिंग का वो चलाया नहीं है, आपने प्रशिक्षण दिया नहीं, ना विद्यार्थी जानता है ना टीचर जानता, कैसे होगा। लेकिन खासतौर से उत्तर प्रदेश की साधु रूपी जनता को, खासतौर से मैं अपने विद्यार्थियों को, उनके माता पिता को, अपने टीचर्स को साधुवाद दूंगा कि हम लोग के आभार पे बैठे बैठे टीचर्स ने उनसे कहा साहब आप इतने अच्छे लेक्चर देते हो, हम क्या जाने, आप अपने लेक्चर में जो आप पढ़ाते हो क्लासेस में, आप हमारी डिजिटल लाइब्रेरी जो उत्तर प्रदेश सरकार की हम बना रहे हैं उच्च शिक्षा में, बैठे बैठे मेरे मन में आया कि क्यों ना हम डिजिटल लाइब्रेरी बना लें। तो इन लोगों ने अपने लेक्चर्स किए, आपके विद्यालय के कई टीचर्स के लेक्चर्स अपलोड हुए। पूरे उत्तर प्रदेश में 78,000 लेक्चर्स टीचर्स के, अलग अलग सब्जेक्ट, कॉमर्स में भी है, साइंस में भी है, अलग अलग विषयों के बहुत अच्छे लेक्चर्स अपलोड हुए। 78,000 तो अपलोड हमने किए, लेकिन वो उस स्तर के नहीं, तो उनको हटा दिए। 78,000 की डिजिटल लाइब्रेरी भारत वर्ष की सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी बनी, पहली। और लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये डिजिटल लाइब्रेरी इतनी बड़ी हो सकती है क्या हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में। लोगों का क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। जब हम लोगों ने पहली क्वालिटी को चेक करके उसमें तमाम लेक्चर्स को हटा दिए थे, केवल 78,000 थे। IIT खड़गपुर ने इस पे काम किया और उनके लोगों का हमारे उत्तर प्रदेश सरकार पे आया कि हम साहब आपके साथ में MOU साइन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो आपने डिजिटल जो टीचिंग के लिए जो आपने लेक्चर्स को अपलोड किया है, वो लेक्चर्स बड़े हाई स्टैंडर्ड है और हम अपने यहाँ के बच्चों को उन लेक्चर्स को शेयर करने की अनुमति चाहते हैं। उसी समय ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज कहीं हैं तो लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के राजदूत भारत आए और भारत में भी लखनऊ है और मुझे सुनकर ताजुब हुआ, मैं डिप्टी CM था, उन्होंने और किसी से मिलने का टाइम नहीं लिया, केवल मुझसे टाइम लिया। तो मुझे लगा कि ये तो भी एक प्रोटोकॉल है, बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे और मिलने के बाद फिर आएंगे। उनका नहीं, मैं ऑफिस में मिलना चाहता हूँ डिप्टी CM से, एजुकेशन मिनिस्टर से। उसके बाद मेरे वहाँ पर आए वो और उन्होंने आगे कहा कि साहब ऑस्ट्रेलिया इसमें विश्व का बहुत बड़ा जो यूनिवर्सिटी बच्चों का एक एजुकेशनल हब है और आपके लेक्चर्स को हम लोगों ने देखा जो अपनी डिजिटल लाइब्रेरी है, हम चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज के लोग, यानी ऑस्ट्रेलिया का अनुबंध उत्तर प्रदेश के हायर एजुकेशन से हो MOU साइन, जिससे हम आदान प्रदान अपने लेक्चर्स का कर सकें और ऑस्ट्रेलिया के साथ डिजिटल लाइब्रेरी का हम लोग का एक MOU साइन हुआ और वो हमारे उसको प्रयोग करने लगे। फिर उन्होंने ऑफर दिया कि साहब आप अपना कैंपस हमारे वहाँ खोलो और हम अपने इंस्टीट्यूट का कैंपस आपके वहाँ पर खोलें। आज खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश के कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ऑस्ट्रेलिया के लोग अब यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। 38 देशों के लोग यहाँ पर आए हैं अपने नाम लिखाने के लिए। एकदम से ग्राफ ऊंचे हुआ और
जो 5 साल की जो व्यवस्था जो मेहनत रहा, 6 साल का जो व्यवस्था मेहनत रहा, उसमें आज देखिए कई यूनिवर्सिटी A++ के हो गई नेट की श्रेणी में। और ये एक दिन में नहीं होता, ये 4-5 साल की मेहनत का परिणाम होता है। हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी किया, डिजिटल लाइब्रेरी के साथ साथ उसका लैमिनेशन का प्रोसेस हुआ, शोध गंगा पोर्टल हुआ, हर यूनिवर्सिटीज में दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ, भौरव देवव्रत शोधपीठ, महात्मा गांधी रोजगार सृजन पीठ, महात्मा गांधी सुशासन पीठ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, दर्जनों नहीं, मैं सोचता है सैकड़ों के आधार पर, और रिसर्च प्रोजेक्ट दर्जनों नहीं सैकड़ों के आधार पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज को, अलग अलग कॉलेज को दिए गए। उसका नतीजा हुआ कि हमारा बच्चों का जो पठन पाठन की प्रक्रिया थी और अध्यापकों का जो लेवल था वो ग्रो किया, और आज उत्तर प्रदेश मैं समझता हूँ कि अग्रणी बन के शिक्षा के क्षेत्र में आया है। तो ये कहानी को सुनाना मुझे इसलिए जरूरी था कि आप सब लोग विद्यार्थी हो, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो परिवर्तन है उनसे आप विज्ञ हो, और विज्ञ होने के साथ साथ जानो कि प्रधानमंत्री की सोच जो युवाओं को सशक्तिकरण करने के पीछे है क्या। ये पहले अमेरिका में जाता था तो अमेरिका के लोग चिल्ला के बोलते थे इंडिया के लोग आ रहे हैं, ये नौजवान जो भारत से आ रहे हैं ये भूखे नंगे लोग, कहीं हमारे यहाँ के नौजवानों का भोजन न खा जाए। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति का आपने 1 साल पहले सुना होगा कि ये इंडियंस जो बच्चे आ रहे हैं इनसे बच कर रहना, कहीं हमारे यहाँ के नौजवानों का, ये जो हाथ में कंप्यूटर लेके बच्चा आ रहा है, कहीं हमारे यहाँ के नौजवानों का रोजगार न छीन ले। अब मेधा का पलायन रुक रहा है, और ये इसी कारण से है कि कंप्यूटर के मामले में हम मास्टर हैं, अंतरिक्ष के मामले में हम मास्टर हैं, चंद्रयान पर भी जा रहे हैं, सूरज भी जा रहे हैं, चंद्र भी और सूरज भी। हम ऐसे नहीं रामचंद्र, राम जी भी बन रहे हैं, मंदिर बन रहा है तो फिर चंद्र जी के ऊपर भी पहुंच रहे हैं। एक हर तरफ का प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू हुआ, उसमें नौजवानों के लिए पठन पाठन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया। और ये डिजिटल इंडिया के अंतर्गत मैं समझता हूँ कि ये जो लैपटॉप और टैबलेट का जो बृहद पैमाने पर वितरण हुआ है, आज भी मैं कई जगह होकर आया हूँ, अभी आज शायद अंतिम तिथि है इसलिए आज अपलोड करने की, तो कई जगह जो बच्चे पाएंगे तो ये समझ लो आपके पास मोबाइल हो भले पहले से, लेकिन ये मोबाइल और टैबलेट आपके जीवन के बदलने का एक दिशा चक्र बनकर आएगा। और इस मोबाइल और टैबलेट के माध्यम से निश्चित रूप में आपकी जो एफिशिएंसी है वो आपकी बढ़ेगी, आपका जीवन का रहन सहन का स्तर बढ़ेगा, पठन पाठन की प्रक्रिया में तीव्र गति आएगी और आपकी सोच में परिवर्तन होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हम स्टार्टअप इंडिया में भी कई हजार का फंड हम लोग छोड़कर गए थे जब किया था। तो मैं चाहूँगा कि आज टैबलेट वितरण तो हो, आज मोबाइल फोन का वितरण तो हो, लेकिन आप स्टार्टअप को भी आप अप्लाई करो गवर्नमेंट से। आज जो बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि मेधा शक्ति भी है, और इस कॉलेज के बारे में मैं कह सकता हूँ कि योग्यतम अध्यापकों का जमावड़ा कहीं है तो आपके विद्यालय में। और मैंने यहाँ के विद्यालय के तमाम अध्यापकों के लिखी हुई पुस्तकों को भी मैंने देखा है, समझा है, और यहाँ का स्तर निश्चित रूप में बच्चों के जिसको कहते हैं ना सस्ती और अच्छी शिक्षा। और दूसरा कभी कभी मैं कहता हूँ कि बिल्डिंग में एयर कंडीशन ना हो, यहाँ हालांकि एयर कंडीशन हो गया है, लेकिन बिल्डिंग भले एयर कंडीशन ना हो, लेकिन पढ़ाने वाला टीचर अगर अच्छा है तो उस विद्यालय के मेधावी बच्चों का भविष्य उज्जवल है। यहाँ पे दोनों चीज़ें अच्छी हो गई हैं, और मैं समझता हूँ कि अब आने वाला समय आपका है। आपने मुझे बुलाया और आज के इस आपके BSNB PG कॉलेज में, हालांकि इसके बैकग्राउंड में आप जाओगे तो PG करने का प्रयोजन भी जो कुलपतिगण हैं उनको बैकग्राउंड से नहीं देता था। आप पूछेंगे तो DP सिंह साहब और SP सिंह साहब आपको बताएंगे। मैंने कहा कि यहाँ पर एडमिशन में बड़ा दिक्कत आता है, आप क्यों नहीं देते बाहर के लोगों को PG कॉलेज। किसी ने कहा कि पठन पाठन का स्तर गिर जाएगा, किसी ने कहा किसी से कम नहीं है वहाँ के टीचर, एक बार तो आप देखो तो। और हम लोगों ने कालीचरण में भी दिया, यहाँ भी दिया, कई जगह पर जब हुआ था तो उस मंत्रणा टीम का मैं एक
अहम सदस्य था बैकडोर वाला, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी के पॉलिटिक्स में कभी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा था, लेकिन जो सकारात्मक दृष्टि होती थी कि कोई प्रोग्रेसिव अप्रोच है तो उस अप्रोच को मैं जरूर करता था। तो आज मैं कह सकता हूँ कि हमारा पोस्ट डिग्री जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है वो किसी भी यूनिवर्सिटी से कहीं किसी भी दशा में कम नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अब जो पहले होता था ना टीचर का सपना कि यूनिवर्सिटी में जाएंगे प्रोफेसर बनेंगे, अब अपने घर में ही आप प्रोफेसर बन गए और अपने घर में ही आप पढ़ाएंगे, अपने घर में ही आप विद्यालय को अच्छा करने का दायित्व आपको। और मैं साधुवाद दूंगा प्राचार्य महोदय को, डायनेमिक प्राचार्य आपने प्राप्त किया है और परंपरागत प्राचार्य प्राप्त किया है, क्योंकि परंपराएं बड़ी स्वस्थ रही हैं, KKC की भी, KKB की भी, BSNB की भी। और उन स्वस्थ परंपराओं में विद्यालय के प्रति आत्मिक लगाव का भाव भी रहा है। और जो इसके निर्मातागण थे पहले, तो कुछ ही शिक्षण संस्थान थे जो खुले थे। IT खुला था उधर का, इधर लड़कियों का, उसके बाद पता की BSNB और कॉलेज खुले थे। तो ये यहाँ लखनऊ की विरासत के रूप में कॉलेज है। आपने मुझे बुलाया, मैं बहुत आभारी हूँ। निश्चित रूप में आपका कार्यक्रम देर से हुआ होगा, लेकिन मैंने 1 बजे का ही आग्रह किया था और मैं माल रोड माल में था, तो वहाँ कार्यक्रम में उन्होंने थोड़ा सा देर किया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। 10 लोगों को आप जो जैसा तय किया है उनको आप कर देंगे और अपना आगे कार्यक्रम। सीरियल नंबर 4 अनोखी कनौजिया, सीरियल नंबर 5 कुमारी गायत्री, टैबलेट हाथ लेते सीरियल नंबर 6 सरिता यादव, सीरियल नंबर 7 सौम्या शर्मा, सीरियल नंबर 9 आदर्श सिंह, सीरियल नंबर 10 भावना वाजपेयी, सीरियल नंबर 12 पूर्णिमा शुक्ला, शाहरुख अली, शाहरुख अली, 14 शुभम गौतम, शुभम गौतम, टैबलेट वाला है। सब लोग हाथ में ले ले टैबलेट सामने ऐसे, थोड़ा और ऊंचा करिएगा। हाँ हाँ, थोड़ा ऊंचा कीजिए। हाँ